अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11। आज हम लेक्चर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चैप्टर के इंट्रो की तरफ। चैप्टर का टाइटल जो है वो चैप्टर का इंट्रो में देता है। चैप्टर का टाइटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चैप्टर का टाइटल है जी हमारे पास होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली कहा किसको जाता है, ठीक है। इसमें मतलब हम बात करेंगे इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी, उसमें जो चेंजिंग आएगी उसके बारे में बात करेंगे। अब वो बॉडी इन ह्यूमन सिस्टम की भी हो सकती है और प्लांट सिस्टम की भी हो सकती है, दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे। मीन्स के कहने का मकसद है कि इंसानी जिस्म की अंदरूनी जो हालतें हैं, अंदरूनी तब्दीलियां जो उसके जिस्म में आ रही हैं, डिस्पाइट द चेंज इन एनवायरनमेंट, बावजूद इसके कि एनवायरनमेंट में चेंजिंग हो रही है, तो फिर भी जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है होम्योस्टेसिस का, ठीक है। इसमें मैं चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ कि चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की, देन उसके बाद एक्सक्रेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज फ्रॉम द प्लांट्स, फिर इसी तरह रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज फ्रॉम द ह्यूमन सिस्टम। उसके अंदर हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी को पढ़ेंगे, किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, देन किडनी की डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जो किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा, किडनी फेलियर, और देन उसके बाद उसका जो है हमारे पास ट्रीटमेंट जो है किडनी डायलिसिस की सूरत में, जिसको हम ये किडनी ट्रांसप्लांट की सूरत में जो है ना वो हम उसको रीड करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर के जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसकी तरफ। तो सबसे पहले है होम्योस्टेसिस। मैं अगर ये कुछ डेफिनेशन हैं उनको आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा। आज कुछ डेफिनेशंस को पहले डिस्कस किया जाएगा। पहले बात करते हैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की। तो होम्योस्टेसिस मैंने अभी भी बोला है, द चेंज इन इंटरनल बॉडी कंडीशन, इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी, इस तरह पढ़ लो, इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी डिस्पाइट द चेंज इन इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट में चेंज होने के बावजूद उसके बॉडी टेम्परेचर में जो बैलेंस करेगा वो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कायम करेगा, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ठीक है, यहाँ पे चेंज को मेंटेन करना, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं फिर दोबारा आपको ये और इजी वर्डिंग में कर देता हूँ, द मेंटेनेंस of internal condition of a body despite its change in environment, किसी भी जिस्म के अंदर उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसके बॉडी फ्लूइड को, उसके ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम को, उसके अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम को, सबको मेंटेन करना। हालांकि इन्वायरमेंट में तब्दील हो रहा है वो टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल मेरे पास इस तरह कि एक ह्यूमन सिस्टम जो है, इंसान जो है, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे पास। अब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है तो फिर भी ये बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस कर लेगा। अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सर्द है तो फिर भी ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर, जैसे मौसम गर्मा में मैं बात करता हूँ 47 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, तो इसने क्या करना है, इसने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही बैलेंस कर लेना है इसके मुताबिक ला के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अगर बहुत ज़्यादा सर्द है, जैसे लेट्स सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो फिर भी इसने खुद को इसी सिस्टम के तहत जो है वो बैलेंस कर लेगा और इसी को नाम दिया जाता है होम्योस्टेसिस का। इसके बाद एक डेफिनेशन है मेरे पास थर्मो रेगुलेशन की, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन किसको कहा जाता है, ये भी सेम वही रहेगी। थर्म किसको कहते हैं, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये लिखूंगा द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, हमारे पास वो होगा जी थर्मो
रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जो है उसको नाम दिया जाता है थर्मो रेगुलेशन का। वो फिर इसी में चला जाता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो वो खुद ब खुद ही उसको मेंटेन कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन करता हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास आती है ओस्मो रेगुलेशन की। ओस्मो रेगुलेशन किसको कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड को जो है लेट्स सपोज ब्लड के अंदर जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करना, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है। यहाँ उसके अलावा जो है जिस्म के अंदर पानी की जो कमी है या ज्यादती है उसको बैलेंस करना, उसको नाम दिया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ये तीन डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस बेसिकली कहा जाता है इंटरनल कंडीशंस को, थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है उसमें बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने को, और ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड को। मतलब तीनों चीजें, तीनों का काम बॉडी के साथ ही है, लेकिन सिस्टम तीनों का अलग इसलिए कर देते हैं कि इसको हम बॉडी फ्लूइड में ले जाते हैं, इसको टेम्परेचर में ले जाते हैं और उसको इंटरनल कंडीशंस में ले जाते हैं। इंटरनल कंडीशंस में दोनों चीजें आ जाती है, बॉडी टेम्परेचर भी आ जाता है और उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो भी आ जाता है, लिक्विड फ्लूइड जो भी है इस तरह का। अब इसके बाद इसमें हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज की डेफिनेशन जो है वो आपके सिलेबस में दी हुई है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन कहते हैं बेसिकली एक्सक्रिएट करना, जो जिस्म के अंदर फालतू मवाद होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको जिस्म से बाहर निकालना। वो चाहे पसीने की सूरत में हम हमारे जिस्म से बाहर निकल रहा है, या दूसरी रतूबतों की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर निकल रहा है, या जो हम खुराक खाते हैं वो डाइजेशन के अमल से गुजरने के बाद एक्स्ट्रा वेस्टेज के जरिए हमारे जिस्म से बाहर एवैक्यूएट हो जाती है। तो वो वाली जो मेरे पास डेफिनेशन आती है उसको नाम दिया जाता है एक्सक्रेशन का। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसका जब रिमूवल होगा तो उसको नाम दिया जाता है, हमारे पास क्या चीज नाम दी जाती है? एक्सक्रेशन नाम दिया जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रिमूवल ऑफ, मेरे पास जब ये वाटर आ गया उसके बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा वेस्टेज हो जाता है, जैसे डाइजेस्टेड खुराक जो है। तो आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है मेरे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज फ्रॉम प्लांट। टू कैटेगरीज में उसने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक पौधों के अंदर बात करेगा और दूसरा जो है वो इंसानों के अंदर बात करेगा। तो प्लांट्स के अंदर जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो मेरे पास इस तरह से है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज इन प्लांट्स। ये बेसिकली तीन हेडिंग है मेरे पास। तीन कौन कौन सी हेडिंग है? एक मेरे पास है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, देन दूसरी आएगी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, और देन उसके बाद आएगी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। ये तीन चीजें हैं जो मिलकर तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगी। यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, ठीक है। ये टॉपिक का नेम है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज इन प्लांट, या एक्सक्रेशन इन प्लांट्स भी इसको कहा जाता है टॉपिक को, कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेशन किस तरह से होती है। तो वो मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं। एक मेरे पास उसने कहा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब मैं तीनों को डिस्कस करता हूँ बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की।
तो स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर ट्रांसपायरेशन मीन्स के सांस लेने का जो इंसान के अंदर अमल है, रेस्पायरेशन का जो अमल है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, हम ये चीज़ लाजमी मेंशन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कब रिमूव करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को कब रिमूव करते हैं। तो दिन के टाइम जो है वो पौधों के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्सक्रेशंस हो रही होती हैं उनमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहे होते हैं, जबकि ऑक्सीजन को जो है वो इवैक्यूएट कर रहे होते हैं, उसको रिलीज कर रहे होते हैं। और यही प्रोसेस जब रात के टाइम चलता है तो दिन के टाइम ये वाला हो जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस की मदद से वो खुराक तैयार कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके साथ ग्लूकोज भी तैयार करता है और ऑक्सीजन भी तैयार करता है, उसको रिमूव करता है ताकि ह्यूमन जो है ना वो उसको यूज कर सके। और नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें रात के वक्त जो है वो पौधे इंसान की सांस लेने के ब्रीदिंग का टाइप ही उसके अंदर भी जो है वो ये गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। सेकंड उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हमारे पास इस तरह से है कि पानी जो एक्स्ट्रा पौधे अपने अंदर स्टोर कर रहते हैं उस पानी को वो किस तरह से जिस्म से बाहर निकालते हैं ये पौधे अपनी स्किन से। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन कहा जाता है, जिसमें पौधे जो हैं वो अपने पत्तों के ऊपर लाकर तो पानी को छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत में उसको एक्सक्रेट करते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्यूटेशन का। अब यहाँ पे एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा कि मतलब एक प्रोसेस है हमारे पास, जैसे ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे जो हैं वो हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं जी ये तो बड़ा मतलब इजी प्रोसेस है कि शबनम के कतरे जो है वो जब निकलते हैं या सुबह के टाइम हम देखते हैं औस पड़ती है तो उस टाइम क्या होता है, हम कहते हैं कि शायद ग्यूटेशन भी वही अमल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो शबनम है वो अम्ले तबखीर की वजह से होती है, जबकि ग्यूटेशन जो है वो पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उस वजह से होती है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड वाला आ गया रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो इसमें तीन चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन चीजों को कौन सी, एक है लैटिक्स, दूसरा है रेजिन्स और तीसरा है गम्स। ये तीन तरह के मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं जो मुख्तलिफ तरह के पौधे जो है वो अपनी स्किन से या अपने वो जिल्द के ज़रिए से, क्यूटिकल वॉल्स के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। इसकी आपने सबसे इजी एग्जांपल लेनी हो तो आपके जो नॉर्मल है वो है जी लेडी फिंगर, भिंडी तोरी जो है, ठीक है, उसकी मिसाल अगर हम ले लेते हैं तो उसके अंदर से जो म्यूसेलेज है, जो उसके अंदर से वो रतूबतें निकलती हैं, ठीक है, वो इस मेटाबॉलिक ये जो वेस्ट है उसके रिमूवल की सबसे अच्छी हमारे पास एक एग्जांपल है। रबड़ की सूरत में भी उसको निकालता है, लैटिक्स की सूरत में भी, रेजिन्स की सूरत में भी और गम्स की सूरत में भी। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो होम्योस्टेसिस को पढ़ा है। होम्योस्टेसिस के अंदर कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन किया है। देन उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्सक्रेशन होती है, उनके तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ वाटर है और उसके बाद रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।